दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत आज हम लोग दोस्तों यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हल प्रश्न पत्र 2015 में जो परीक्षा रद्द कर दी गई थी उसके प्रश्न पत्र को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, सारे प्रश्न जो दोस्तों इस प्रश्न पत्र में दिए गए हैं वो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोग देखते चलें दोस्तों। इससे पहले दोस्तों हम लोग जो 2015 में पुनः परीक्षा कराई गई थी उसके प्रश्न पत्र को, 2016 के प्रश्न पत्र को, 2017 के प्रश्न पत्र को, 2018 के प्रश्न पत्र को, 2019 के प्रश्न पत्र को, 2020 के प्रश्न पत्र को, 2021, 22 और 23 के प्रश्न पत्रों को ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिससे संबंधित वीडियोस दोस्तों हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हल प्रश्न पत्र 2015 के प्रश्न पत्र को देखेंगे जो रद्द की गई थी परीक्षा। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, सारे प्रश्न हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति। ठीक है, पहला प्रश्न देखें ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। क्या है, निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। तो इसका सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी धर्मपाल। ठीक है, इसका आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन बी धर्मपाल। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था। ठीक है, कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, तो याद रखिएगा धर्मपाल। कई बार पूर्व परीक्षाओं में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, तो ऑप्शन बी धर्मपाल। चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न देखें, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। क्या है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। तो याद रखें दोस्तों विम कैटफिशर ने। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, फिर देखें, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। तो याद रखें विम कैटफिशर ने। ठीक है, कुजुल कैटफिशर के बाद कुषाण वंश में विम कैटफिशर शासक बना। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। जो विम कैटफिशर यह हमारे कुषाण वंश के शासक थे। ठीक है, कह रहा है कुजुल कैटफिशर के बाद कुषाण वंश में विम कैटफिशर शासक बना। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के विम कैटफिशर ने चलाए थे। क्या है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के विम कैटफिशर ने चलाए थे। ठीक है, वह भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। उसने सिक्कों पर एक तरफ यूनानी तथा दूसरी तरफ खरोष्ठी लिपि उत्कीर्ण की। ठीक है, और वह शैव मता अनुयायी था तथा उसने महेश्वर की उपाधि धारण की थी विम कैटफिशर ने। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। तो याद रखें विम कैटफिशर ने। क्या है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों हमारा विम कैटफिशर बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामा उल्लेख है। क्या है, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामो उल्लेख है। तो याद रखिए दोस्तों गुर्जरा में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामो उल्लेख है। तो याद रखें दोस्तों गुर्जरा में हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक द्वारा प्रवर्तित कुल 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं और अशोक शिलालेखों, स्तंभ लेखों व गुहा लेखों के द्वारा जनता को संबोधित करने वाला प्रथम शासक था। यह पॉइंट याद रखिएगा कि मास्की, गुर्जरा, नेतूर तथा उडेगोलन के लेखों में अशोक का नाम मिलता है। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक द्वारा प्रवर्तित कुल 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक शिलालेखों, स्तंभ लेखों व गुहा लेखों के द्वारा जनता को संबोधित करने वाला प्रथम शासक था। और मास्की, गुर्जरा, नेतूर तथा उडेगोलन के लेखों में अशोक का नाम मिलता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। मास्की, गुर्जरा, नेतूर तथा उडेगोलन के लेखों में अशोक का नाम मिलता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, कई बार पेपर में पूछा गया है। मास्की, गुर्जरा, नेतूर तथा उडेगोलन। क्या है, मास्की, गुर्जरा, नेतूर तथा उडेगोलन के लेखों में अशोक का नाम मिलता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे।
क्या है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे, तो याद रखिएगा दोस्तों वैष्णव संप्रदाय से। क्या है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे, तो याद रखें दोस्तों वैष्णव संप्रदाय से। ठीक है, याद रखिएगा सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे तो वैष्णव संप्रदाय से। श्रीमद शंकरदेव का जन्म असम के नौगांव जिले में अलिकपुरी में हुआ था और इनका मत वैष्णव संप्रदाय में एक शरण मत था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि इस धर्म में मूर्ति पूजन की प्रधानता नहीं है। ठीक है, धार्मिक उत्सवों के समय केवल एक पवित्र ग्रंथ चौकी पर रख दिया जाता है, इसे ही नैवेद्य तथा भक्ति निवेदित की जाती है। इस संप्रदाय में दीक्षा व्यवस्था नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव संबंधित थे, तो ऑप्शन बी वैष्णव संप्रदाय से इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। शंकरदेव किस संप्रदाय से संबंधित थे, तो वैष्णव संप्रदाय से। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखें। 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है चंगेज खां का मूल नाम था। क्या है, चंगेज खान का मूल नाम था, तो याद रखिएगा दोस्तों इनका मूल नाम था हमारा तैमुद्दीन। ठीक है, चंगेज खां का मूल नाम क्या था दोस्तों, तैमुद्दीन। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और चंगेज खान दोस्तों एक मंगोल शासक था जिसका असली नाम था दोस्तों तेमुजिन। क्या है, चंगेज खां एक मंगोल शासक था जिसका असली नाम था दोस्तों तेमुजिन। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 6ठे नंबर प्रश्न को देखेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। क्या है, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, तो याद रखिएगा दोस्तों प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट भी थे, पाल भी थे, लेकिन दोस्तों चोल नहीं थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, तो याद रखिएगा दोस्तों चोल। ठीक है, क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हमारा चोल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे क्या कह रहा है हमारा 7वां नंबर प्रश्न। कह रहा दोस्तों परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। क्या है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, तो याद रखिएगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, तो याद रखिएगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखें कि परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, तो याद रखिएगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय ने, कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों हमारा इतिहास में किस नाम से, विक्रमादित्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त की, जिसके बाद गुप्त साम्राज्य एक शक्तिशाली राज्य बन गया। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, परम भागवत आदि उपाधियां धारण की थी। क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य और परम भागवत आदि उपाधियां धारण की थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, कह रहा है परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, जिसके तहत हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि हाली पद्धत संबंधित थी। क्या है, कह रहा है हाली पद्धत संबंधित थी, तो याद रखिएगा दोस्तों बधुआ मजदूरी से। ठीक है, क्या है, कह रहा है दोस्तों हाली पद्धत संबंधित थी, तो याद रखिए बधुआ मजदूर से। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, फिर से देखें हाली पद्धत संबंधित थी, तो याद रखिएगा दोस्तों बधुआ मजदूर से। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों जितने भी प्रश्नों को हम लोग हल करते चल रहे हैं उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए, क्योंकि दोस्तों पूर्व वर्षों के प्रश्न हूबहू परीक्षाओं में रिपीट कर जाते हैं, इसलिए पूर्व वर्षों के प्रश्न हमारी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। दोस्तों चलिए बढ़ेंगे हम 9वें नंबर प्रश्न की तरफ। ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते रहिए। चलिए दोस्तों 9वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। क्या है, 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे, तो याद रखिएगा दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, कई बार पेपर में पूछा गया है। कह रहा है अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे, तो ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, कह रहा है स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बिहार में किसान सभा आंदोलन 1929 में प्रारंभ किया गया था।
और कह रहा है कि धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया, जिसके परिणाम स्वरूप अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद के द्वारा 1936 में किया गया। ठीक है, डेट भी याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, क्या है, कह रहा है अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे, तो याद रखिएगा दोस्तों स्वामी सहजानंद सरस्वती इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे, तो ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद सरस्वती इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना दोस्तों 1936 में की गई थी, यह भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए, कह रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। क्या है, कह रहा है दोस्तों हमारा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया, तो याद रखें दोस्तों हमारा 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया, तो याद रखें दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, डिटेल देख लें। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के चाय के व्यापारिक अधिकार को भारत व चीन से पूर्णतया समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, कह रहा है इसके पूर्व 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया, तो याद रखें दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। क्या है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, तो याद रखें दोस्तों अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, फिर से देखें, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, तो याद रखें दोस्तों अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, क्या है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, तो अवनींद्रनाथ टैगोर इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, कह रहा है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में 3 टैगोर भाइयों गगनेंद्रनाथ टैगोर, समरेंद्रनाथ टैगोर तथा अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के मुख्य चित्रकार भी थे, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी दोस्तों किसने, तो याद रखिएगा अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, चलिए 12वां नंबर प्रश्न देखें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, तो याद रखिएगा दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, याद रखिए क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे दोस्तों, तो याद रखिएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 13वें नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है, तो कह रहा है दोस्तों हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910। क्या है, कह रहा दोस्तों हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910, फिर कह रहा है विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914। ठीक है, फिर कह रहा है लाहौर षड्यंत्र प्रकरण, तो याद रखिए 1916 और 1930, और काकोरी षड्यंत्र प्रकरण कह रहा है दोस्तों 1924। तो यह हमारा गलत सुमेल दिया गया है, क्योंकि दोस्तों काकोरी षड्यंत्र प्रकरण हमारा 1924 में ना होकर 1925 में हुआ था, तो जो सही सुमेल नहीं है वह है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखिएगा। फिर से देखिए हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण हुआ था दोस्तों 1910 में। क्या है, हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण हुआ था 1910 में। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण हुआ था दोस्तों हमारा 1914 में। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण हुआ था 1916 और 1930 में, और काकोरी षड्यंत्र प्रकरण कह रहा है 1924 में, जो कि दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, क्योंकि काकोरी षड्यंत्र प्रकरण दोस्तों 1924 में ना होकर 1925 में हुआ था, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण दोस्तों 1910 कह रहा है। ठीक है, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण कह रहा है 1914, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण कह रहा है 1916 और 1930। ठीक है, तो यह तीनों ऊपर के सुमेल हैं। हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण दोस्तों 1910, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण दोस्तों 1914, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930, जबकि कह रहा है दोस्तों काकोरी षड्यंत्र प्रकरण। क्या है, कह रहा है दोस्तों काकोरी षड्यंत्र प्रकरण हमारा। ठीक है, तो काकोरी षड्यंत्र प्रकरण दोस्तों इसमें दिया गया है डेट, क्या इसका डेट दिया गया है दोस्तों 1924, जो कि 1924 में ना होकर दोस्तों हो जाएगा हमारा काकोरी षड्यंत्र प्रकरण हो जाएगा 1925। इसकी डेट बिल्कुल राइट याद रखिएगा। ठीक है,
ऊपर के तीनों घटनाओं को याद रखिए कि हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण हुआ 1910 में, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण हुआ दोस्तों 1914 में, और लाहौर षड्यंत्र प्रकरण हुआ 1916 और 1930 में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। जो सही सुमेल नहीं है वह है हमारा काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924 में ना होकर दोस्तों 1925 में होगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। कह रहा है दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। क्या है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो 1784 बिल्कुल सही दिया गया है। फिर कह रहा है दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे। क्या है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804। तो यह भी हमारा बिल्कुल सही सुमेल दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। क्या है दोस्तों? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1813। यह भी बिल्कुल सही सुमेल दिया गया है। फिर कह रहा है लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो यह 1844 कह रहा है, जो कि दोस्तों गलत है। ठीक है, क्या है? लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल जो 1844 कह रहा है, यह हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1844 में स्थापित ना होकर इसको स्थापित किया गया था 1838 में। यहाँ देखें। ठीक है, कह रहा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो याद रखिए दोस्तों 1784 में बिल्कुल सही दिया गया है। फिर कह रहा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे। ठीक है, तो 1804 बिल्कुल सही है। याद रखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804। कह रहा है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1813। बिल्कुल सही सुमेल है। ठीक है, फिर से देखें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1813, और कह रहा है कि लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1844। तो यह हमारा गलत सुमेल है। लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल दोस्तों 1844 ना होकर 1838 होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1813। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1813। लेकिन कह रहा है कि लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1844 ना होकर दोस्तों 1838 हो जाएगा। ठीक है, क्या है? लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1844 ना होकर 1838 होगा। यही पॉइंट हमारा गलत सुमेल है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है। कह रहा है कि विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। क्या है? कह रहा है विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। तो याद रखिएगा दोस्तों 1893 में। क्या है? इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 1893 में। कह रहा दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने सन 1893 में शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भारत व हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किया था। क्या है? स्वामी विवेकानंद ने सन 1893 में शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भारत व हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व किया था। और यह भी याद रखिए कि यह सम्मेलन दोस्तों 11 से 27 सितंबर 1893 को आयोजित किया गया था। कब? 11 से 27 सितंबर 1893 को। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, एक बार और देखेंगे कि विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1893 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कब आयोजित किया गया? 11 से 27 सितंबर 1893 को शिकागो, संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए 16वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो याद रखें दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसकी स्थापना दोस्तों अभिनव भारत का गठन 1905 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर व नारायण सावरकर ने महाराष्ट्र में किया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों यहाँ देखें 17 नंबर प्रश्न को। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, सारे प्रश्न हमारी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते रहें। 17 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ देखें कह रहा है लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे। तो याद रखें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, क्या है?
कह रहा है दोस्तों हमारा कि लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, हमारा ऑप्शन बी द्वितीय में इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है दोस्तों कि लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी द्वितीय में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लंदन में 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। इस पॉइंट को याद रखिए। गांधी इरविन समझौते के पश्चात सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया तथा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, इसी सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने दोस्तों गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था और इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जेल भेजा गया और 1932 में हुए तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भी गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों द्वितीय में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कि लंदन में आयोजित किया गया था उसमें गांधी जी ने दोस्तों अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। 17वां का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 18वें नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारा नागपुर में हुए 35वें कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, इसका पॉइंट याद रखिएगा जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, नागपुर अधिवेशन। ठीक है, जो कि दोस्तों कब आयोजित किया गया था, 1920 में। दिसंबर 1920 में दोस्तों कांग्रेस का यह 35वां अधिवेशन था, जिसमें दोस्तों कांग्रेस ने भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी नागपुर अधिवेशन में। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता दोस्तों विजय राघवाचारी ने की थी तथा इस सम्मेलन में ही कांग्रेस सदस्यता ग्रहण करने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष कर दी गई थी। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की। तो याद रखिए ऑप्शन ए हमारा नागपुर अधिवेशन बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है कि नागपुर में हुए 35वें कांग्रेस अधिवेशन यानी कि दिसंबर 1920 में कांग्रेस ने पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी। क्या है, ठीक है, नागपुर में हुए 35वें कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर 1920 में कांग्रेस ने पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी और इस सम्मेलन की अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने की थी। ठीक है, तथा इस सम्मेलन में ही कांग्रेस सदस्यता ग्रहण करने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष कर दी गई थी। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। 19वें नंबर प्रश्न को देखें दोस्तों, क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। क्या है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, क्या है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था। तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर से देखें, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था। ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे देखें। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। तो याद रखें दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, सन्यासी विद्रोह पर। क्या है, कह रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। तो याद रखें दोस्तों, सन्यासी विद्रोह पर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। तो याद रखें दोस्तों, सन्यासी विद्रोह पर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, एक बार और देखें। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। तो याद रखिए दोस्तों, सन्यासी विद्रोह पर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। तो सन्यासी विद्रोह पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। चलिए आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट। क्या है, कह रहा है दोस्तों मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट बिल्कुल सही सुमेल है दोस्तों। ठीक है, फिर कह रहा है हमारा कि एम.के. गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी चंपारण आंदोलन बिल्कुल सही सुमेल है दोस्तों। फिर कह रहा है एस.सी. बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक बिल्कुल सही सुमेल है।
फिर कह रहा है दोस्तों SA जिन्ना खिलाफत आंदोलन, तो यह दोस्तों हमारा सही सुमेल नहीं है। जो हमारा सही सुमेल नहीं है वह है ऑप्शन डी। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे कि SA जिन्ना मुस्लिम लीग से संबंधित हो जाएंगे, ना कि दोस्तों हमारे खिलाफत आंदोलन से। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ खिलाफत आंदोलन दिया गया है जो कि दोस्तों सही नहीं है। ठीक है, SA जिन्ना हमारे दोस्तों खिलाफत आंदोलन से संबंधित ना होकर मुस्लिम लीग से संबंधित है। कह रहा है खिलाफत आंदोलन से जुड़े प्रमुख व्यक्ति मोहम्मद अली व शौकत अली थे। जिन्ना ने महात्मा गांधी द्वारा खिलाफत को समर्थन देने का क्या किया था, विरोध किया था। फिर देखिए मोतीलाल नेहरू दोस्तों नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों MK गांधी चंपारण आंदोलन। कह रहा है दोस्तों SC बोस फॉरवर्ड ब्लॉक। ऊपर के तीनों पॉइंट दोस्तों जो दिए गए हैं ये हमारे सही सुमेल हैं। ठीक है, कि मोतीलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट बिल्कुल सही सुमेल है। MK गांधी चंपारण आंदोलन बिल्कुल सही सुमेल है दोस्तों। SC बोस फॉरवर्ड ब्लॉक बिल्कुल सही सुमेल है। जबकि कह रहा है MA या SA जिन्ना खिलाफत आंदोलन, तो यह दोस्तों SA जिन्ना हमारे खिलाफत आंदोलन से संबंधित ना होकर मुस्लिम लीग से संबंधित हो जाएंगे। जो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे वे थे दोस्तों मोहम्मद अली व शौकत अली। याद रखिएगा, कई बार पेपर में पूछा गया है। और जिन्ना ने महात्मा गांधी द्वारा खिलाफत को समर्थन देने का विरोध किया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे भारत एवं विश्व का भूगोल के प्रश्नों की तरफ। ध्यानपूर्वक देखते रहिए। चलिए दोस्तों, क्या कह रहा है पहला प्रश्न। कह रहा है निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है। तो याद रखिए दोस्तों पश्चिमी घाट इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन सी पश्चिमी घाट हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 23वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। तो याद रखिए उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। तो याद रखिए ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश हमारा बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिए। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। तो याद रखिए दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे दोस्तों 24वें नंबर प्रश्न की तरफ। जितने भी प्रश्नों को हम लोग हल करते चल रहे हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक आप लोग सारे प्रश्नों को देखते चलें, क्योंकि पूर्व वर्षों के प्रश्न दोस्तों हूबहू परीक्षाओं में रिपीट कर जाते हैं। इस पॉइंट को दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों 24वें नंबर प्रश्न को हम देखेंगे। जितने भी प्रश्न हम लोग हल करते चल रहे हैं, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलें। कह रहा दोस्तों 24वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित झीलों में से किसका अचानक प्रस्फोट जून 2013 में मंदाकिनी नदी की त्वरित बाढ़ के प्रमुख कारकों में से एक कारक था। क्या है, निम्नलिखित झीलों में से किसका अचानक प्रस्फोट जून 2013 में मंदाकिनी नदी की त्वरित बाढ़ के प्रमुख कारकों में से एक था। तो याद रखिए दोस्तों चोराबारी झील, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों क्या है। कह रहा है निम्नलिखित झीलों में से किसका अचानक प्रस्फोट जून 2013 में मंदाकिनी नदी की त्वरित बाढ़ के प्रमुख कारकों में से एक कारक था। तो याद रखिए चोराबारी झील। ठीक है, डिटेल देखें क्या कह रहा है। जून 2013 को चोराबारी झील, जो केदारनाथ के लगभग 5 किलोमीटर दूर है, में अचानक प्रस्फोट उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में सरस्वती व मंदाकिनी नदियों की त्वरित बाढ़ के प्रमुख कारकों में से एक था। कह रहा है बाढ़ के बाद यह झील पूर्णतया समाप्त हो गई थी, परंतु हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों ने इस झील के पुनः निर्मित होने का दावा किया है। ठीक है, याद रखें निम्नलिखित झीलों में से किसका अचानक प्रस्फोट जून 2013 में मंदाकिनी नदी की त्वरित बाढ़ के प्रमुख कारकों में से एक कारक था। तो याद रखिएगा दोस्तों चोराबारी झील। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 25वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा दोस्तों भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है। क्या है, भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों मध्य प्रदेश से इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है। तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन ए मध्य प्रदेश से इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक इस पॉइंट को याद रखिए। अन्य प्रमुख जो सोयाबीन उत्पादक राज्य हैं दोस्तों वह याद रखिए राजस्थान है, महाराष्ट्र है व उत्तर प्रदेश है। ठीक है, क्या है, कह रहा है यहाँ पे कि देश के यदि कुल सोयाबीन उत्पादन की बात करें तो देश के कुल सोयाबीन उत्पादन का 50% से भी अधिक उत्पादन अकेले मध्य प्रदेश में होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और अन्य प्रमुख सोयाबीन उत्पादक राज्य हैं राजस्थान, महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश। इस पॉइंट को याद रखिएगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश से, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
कथन कारण का प्रश्न है 26वां नंबर प्रश्न। कथन कह रहा है दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी क्या हो जाती है, मृत हो जाती है। ठीक है, कह रहा है दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी क्या हो जाती है दोस्तों, मृत हो जाती है। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों कारण आर यमुना असतत वाहिनी नदी है। क्या है, यमुना असतत वाहिनी नदी है। तो कारण हमारा दोस्तों गलत दिया गया है, जबकि कथन दोस्तों हमारा सही दिया गया है। ठीक है, कह रहा है कि दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी क्या हो जाती है, मृत हो जाती है। ठीक है, तो कथन हमारा बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों। ठीक है, जबकि कारण हमारा गलत दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी क्या हो जाती है, मृत हो जाती है। ठीक है, फिर कारण कह रहा है कि यमुना नदी असतत वाहिनी नदी है। तो कारण हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है, जबकि कथन कह रहा है कि दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। तो यह पॉइंट दोस्तों हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सही आंसर किसको हम मार्क करेंगे, वह है दोस्तों हमारा सी, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। तो याद रखें दोस्तों बैरन द्वीप इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, जो दोस्तों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 136 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। तो याद रखिए बैरन द्वीप। ठीक है, कह रहा है बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 136 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्न की तरफ। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखें क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है। क्या है, निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो याद रखें दोस्तों राजघाट बांध इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो याद रखिए दोस्तों राजघाट बांध हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है राजघाट बांध उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है, जो बेतवा नदी पर बना है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो याद रखिए दोस्तों राजघाट बांध, और कह रहा है कि राजघाट बांध उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की सीमा पर अवस्थित बांध है, जो बेतवा नदी पर बना है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। 29वें नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्या है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए कावेरी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए कावेरी को। कावेरी नदी को दोस्तों दक्षिण की गंगा कहा जाता है, और शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कावेरी को हमारा दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कावेरी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो याद रखिएगा कावेरी को। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, और शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है। तो याद रखें दोस्तों कोरोमंडल तट हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। ऑप्शन ए। ठीक है, फिर देखें भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है। तो याद रखें दोस्तों कोरोमंडल तट हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है। तो याद रखें ऑप्शन ए कोरोमंडल तट हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए 31वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो याद रखें दोस्तों माउंट कोटोपैक्सी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा।
क्या है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो याद रखें दोस्तों माउंट कोटापेक्सी, इस पॉइंट को याद रखिए। और विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी दोस्तों यह भी याद रखें कि इक्वाडोर में स्थित है। और इक्वाडोर कहाँ स्थित है, या दोस्तों दक्षिणी अमेरिका में स्थित एक देश है हमारा इक्वाडोर, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या है दोस्तों, कह रहा है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी इक्वाडोर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 19,613 फीट है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी इक्वाडोर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 19,613 फीट है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और यह भी याद रखें कि स्ट्राम्बोली विश्व की सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है, स्ट्राम्बोली विश्व की सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, और कहाँ है यह स्थित, यह है दोस्तों हमारा इटली में स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी स्थित है। कह रहा है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापेक्सी इक्वाडोर में स्थित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और यही प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो याद रखें माउंट कोटापेक्सी, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखें। कह रहा दोस्तों निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। क्या है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। तो याद रखें दोस्तों ऑप्शन ए बैकाल झील हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। तो याद रखें दोस्तों बैकाल झील हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है साइबेरिया में स्थित बैकाल झील मीठे पानी की झील है, जिसमें विश्व का लगभग 20% मीठा पानी एकत्रित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और इसे साइबेरिया का मोती कहा जाता है। ठीक है, इसे साइबेरिया का मोती कहा जाता है। और कह रहा है कि स्थानीय भाषा में बैकाल का अर्थ होता है समृद्ध झील। क्या है, स्थानीय भाषा में बैकाल का अर्थ होता है दोस्तों समृद्ध झील। और कह रहा है कि इसकी पहचान विश्व में सबसे लोकप्रिय रोमांचक पर्यटन स्थल के रूप में है। ठीक है, कह रहा है 1996 में यूनेस्को ने बैकाल झील को विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया था। और यह विश्व की सबसे गहरी और पुरानी झील भी है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए बैकाल झील को इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 33वें नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखते चलें। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ 33वें नंबर प्रश्न को क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है। क्या है, निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है। तो याद रखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है। तो याद रखें ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है। तो याद रखें ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है। तो याद रखें ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, हम 34वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखते रहें क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कह रहा है दोस्तों एड्रियाटिक सागर की रानी। क्या है दोस्तों, कह रहा है एड्रियाटिक सागर की रानी। तो याद रखें दोस्तों एड्रियाटिक सागर की रानी जो पहला ही पॉइंट है यह हमारा सही सुमेल नहीं है। ठीक है, कह रहा है एड्रियाटिक सागर की रानी। तो एड्रियाटिक सागर की रानी दोस्तों रोम ना होके या कौन है, या वेनिस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ही हमारा गलत दिया गया है। कह रहा है एड्रियाटिक सागर की रानी। तो याद रखें एड्रियाटिक सागर की रानी दोस्तों रोम ना होके क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा दोस्तों हमारा वेनिस। ठीक है, एड्रियाटिक सागर की रानी हम लोग रोम को नहीं दोस्तों वेनिस को कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा है दोस्तों लोरेन कोयला क्षेत्र, तो यह फ्रांस में बिल्कुल सही है दोस्तों। क्या है, लोरेन कोयला क्षेत्र हमारा फ्रांस में। फिर कह रहा है दोस्तों वेस्ट मिडलैंड, तो वेस्ट मिडलैंड दोस्तों बर्मिंघम में है, यह भी हमारा सही दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों टूला, तो टूला कह रहा है दोस्तों रूस, यह भी हमारा सही दिया गया है। ठीक है, जबकि एड्रियाटिक सागर की रानी रोम ना होके दोस्तों वेनिस है। ठीक है, याद रखें। कह रहा है लोरेन कोयला क्षेत्र, तो यह फ्रांस में दिया गया है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है वेस्ट मिडलैंड बर्मिंघम में दिया गया है, यह भी हमारा सही है दोस्तों। फिर कह रहा है दोस्तों टूला रूस, यह भी हमारा सही है। ठीक है, इन तीनों को याद रखिएगा जो हमारे सही सुमेल दिए गए हैं। कह रहा है लोरेन कोयला क्षेत्र फ्रांस, बिल्कुल सही है। कह रहा दोस्तों वेस्ट मिडलैंड बर्मिंघम, बिल्कुल सही है दोस्तों। टूला कह रहा है रूस, यह भी हमारा बिल्कुल सही है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। लोरेन कोयला क्षेत्र फ्रांस,
वेस्ट मिडलैंड दोस्तों बर्मिंघम, टूला हमारा रूस, बिल्कुल सही है। जबकि एड्रियाटिक सागर की रानी रोम ना होके दोस्तों वेनिस हो जाएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तीनों को एक बार फिर देखेंगे। लोरेन कोयला क्षेत्र फ्रांस में, वेस्ट मिडलैंड दोस्तों बर्मिंघम में और टूला हमारा रूस में, बिल्कुल सही सुमेल दिया गया है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे के प्रश्नों को देखेंगे। ज्वालामुखी और देश दोस्तों हमको सुमेल करना है। ठीक है, कह रहा दोस्तों सबन काया, तो सबन काया दोस्तों कहाँ है, याद रखिएगा। सबन काया है दोस्तों हमारे पेरू में। क्या है, सबन काया है दोस्तों हमारा पेरू में। ठीक है, माउंट एटना कहाँ है दोस्तों, तो माउंट एटना को हम सुमेल करेंगे दोस्तों इटली से। ठीक है, और कोलिमा को हम लोग किससे सुमेल करेंगे, तो कोलिमा दोस्तों हम सुमेल करेंगे वह है हमारा मैक्सिको से। और मेरापी को दोस्तों हम लोग सुमेल करेंगे इंडोनेशिया से। और सही आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन सी, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से देखें। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए, ज्वालामुखी और देश को सुमेल करना है दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। सबन काया है दोस्तों हमारा पेरू में। क्या है, सबन काया है दोस्तों हमारा पेरू में। ठीक है, माउंट एटना है दोस्तों इटली में, कोलिमा है दोस्तों मैक्सिको में, मेरापी है हमारा इंडोनेशिया में। क्या है दोस्तों, सबन काया है दोस्तों हमारा पेरू में, माउंट एटना है दोस्तों इटली में, कोलिमा है दोस्तों मैक्सिको में, मेरापी है दोस्तों इंडोनेशिया में। क्या है, सबनकाया है दोस्तों पेरू में, माउंट एटना है इटली में, कोलिमा है दोस्तों मैक्सिको में, मेरापी है इंडोनेशिया में। ठीक है, सबनकाया है दोस्तों हमारा पेरू में, माउंट एटना है इटली में, कोलिमा है मैक्सिको में, मेरापी है इंडोनेशिया में। सबनकाया है पेरू में, माउंट एटना है इटली में, कोलिमा है मैक्सिको में, मेरापी है इंडोनेशिया में। इस पॉइंट को ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। चलिए 36वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे क्या कह रहा है हमारा 36वां नंबर प्रश्न। यहाँ देखिए, कह रहा दोस्तों निम्नलिखित देशों में किसकी समुद्र तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित देशों में किसकी समुद्र तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। तो इस पॉइंट को याद रखिए दोस्तों, इसमें हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों क्या है, कनाडा की। क्या है, कह रहा है निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, तो याद रखें दोस्तों कनाडा की। ठीक है, इसकी तटरेखा है दोस्तों 20,02,080 किलोमीटर लंबी है। क्या है, इसकी तटरेखा है दोस्तों 20,02,080 किलोमीटर लंबी है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, क्या है, 20,02,080 किलोमीटर लंबी है दोस्तों हमारी इसकी तटरेखा। ठीक है, क्या है, 20,02,080 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, निम्नलिखित देशों में किसकी समुद्र तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, तो याद रखें दोस्तों कनाडा की। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, कह रहा है इसकी तटरेखा 20,02,080 किलोमीटर लंबी है। समुद्र तट तथा समुद्री किनारे के मध्य स्थित सीमा समुद्र तटरेखा कहलाती है। ठीक है, समुद्र तट तथा समुद्री किनारे के मध्य स्थित सीमा समुद्र तटरेखा कहलाती है। और विश्व में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश दोस्तों याद रखिए कनाडा है। इस पॉइंट को याद रखिए, कई बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसकी तटरेखा दोस्तों सबसे लंबी किसकी है, निम्नलिखित देशों में किसकी समुद्र तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, तो याद रखें दोस्तों कनाडा की। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 37वें नंबर प्रश्न की तरफ देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। क्या है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है, तो याद रखें दोस्तों कह रहा है हमारा कि बॉइलिंग झील डोमिनिका। क्या है दोस्तों, कह रहा है बॉइलिंग झील दोस्तों डोमिनिका। ठीक है, कह रहा है 5 फ्लावर झील। क्या है, 5 फ्लावर झील कह रहा है दोस्तों मंगोलिया। ठीक है, 5 फ्लावर झील कह रहा है दोस्तों मंगोलिया। फिर कह रहा है रेड लैगून बोलीविया। क्या है, रेड लैगून दोस्तों कह रहा है बोलीविया। और फिर कह रहा है दोस्तों ग्रेट स्लेव झील हमारा कनाडा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए फिर देखेंगे, कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है दोस्तों बॉइलिंग झील डोमिनिका। क्या है, कह रहा है बॉइलिंग झील डोमिनिका। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी कह रहा है दोस्तों क्या है, 5 फ्लावर झील मंगोलिया। क्या है, 5 फ्लावर झील दोस्तों मंगोलिया। तो यह हमारा सही सुमेल नहीं है। 5 फ्लावर झील दोस्तों मंगोलिया में ना हो दोस्तों, कहाँ है, सिचुआन चीन में है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर कह रहा है दोस्तों रेड लैगून हमारा बोलीविया, बिल्कुल सही सुमेल है। फिर कह रहा है ग्रेट स्लेव झील हमारा कनाडा, यह भी सही सुमेल है। तो जो सही सुमेल है उसको याद रखिएगा। बॉइलिंग झील दोस्तों हमारा हो जाएगा डोमिनिका। क्या है दोस्तों, कह रहा है बॉइलिंग झील हो जाएगा दोस्तों हमारा डोमिनिका। फिर है दोस्तों हमारा रेड लैगून हो जाएगा दोस्तों बोलीविया। क्या है, रेड लैगून हो जाएगा दोस्तों हमारा बोलीविया। फिर कह रहा है दोस्तों ग्रेट स्लेव झील हो जाएगा हमारा कनाडा। क्या है, बॉइलिंग झील हो जाएगी दोस्तों डोमिनिका, रेड लैगून हो जाएगा दोस्तों बोलीविया, ग्रेट स्लेव झील हो जाएगा कनाडा। बॉइलिंग झील हो जाएगी दोस्तों डोमिनिका, फिर रेड लैगून हो जाएगी दोस्तों बोलीविया, ग्रेट स्लेव झील हो जाएगी कनाडा। ठीक है, बॉइलिंग झील डोमिनिका, रेड लैगून बोलीविया, ग्रेट स्लेव झील दोस्तों कनाडा। जबकि 5 फ्लावर झील मंगोलिया में ना होकर सिचुआन चीन में है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखें बॉइलिंग
झील हो जाएगा दोस्तों डोमिनिका, रेड लेगून हो जाएगी बोलीविया, ग्रेट स्लेव झील हो जाएगी दोस्तों हमारे कनाडा, ठीक है। क्या है, बॉइलिंग झील डोमिनिका, रेड लेगून बोलीविया, ग्रेट स्लेव झील हो जाएगी कनाडा में, ठीक है। फाइव फ्लावर झील दोस्तों मंगोलिया में स्थित ना होकर सिचुआन चीन में है, इस पॉइंट को याद रखिएगा एक बार। और देखें, बॉइलिंग झील दोस्तों डोमिनिका, रेड लेगून बोलीविया, ग्रेट स्लेव झील कनाडा, ठीक है। क्या है, बॉइलिंग झील डोमिनिका, रेड लेगून बोलीविया, ग्रेट स्लेव झील दोस्तों कनाडा, बॉइलिंग झील डोमिनिका, रेड लेगून बोलीविया, ग्रेट स्लेव झील कनाडा, जबकि फाइव फ्लावर झील सिचुआन चीन में, इस पॉइंट को याद रखिएगा। 38वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं, तो याद रखें दोस्तों मंगोलायड से, ठीक है। क्या है, निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं, तो याद रखिए ऑप्शन सी मंगोलायड से, ठीक है। कह रहा है इस पॉइंट को याद रखिएगा कि निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं, तो याद रखें दोस्तों मंगोलायड से हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं, तो मंगोलायड से, ठीक है। 39 नंबर प्रश्न को देखें क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को हम देखते चलेंगे, ठीक है। यहाँ देखें, कह रहा है निम्नलिखित देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है। क्या है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है, तो याद रखें दोस्तों ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है, तो याद रखिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। निम्नलिखित देशों में से कौन बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है, तो याद रखिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। कह रहा है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में लगभग विश्व के कुल बॉक्साइट उत्पादन का 1/3 उत्पादन होता है। यहाँ देखें, कह रहा है ऑस्ट्रेलिया में लगभग विश्व के कुल बॉक्साइट उत्पादन का 1/3 उत्पादन होता है, जो सर्वाधिक है, जबकि दूसरे स्थान पर दोस्तों चीन है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है, तो याद रखें ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कह रहा है विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है, तो यह भी दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। कह रहा है विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। जितने भी प्रश्नों को हम लोग हल करते चल रहे हैं सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें, और पूर्व वर्षों के प्रश्न दोस्तों हूबहू परीक्षाओं में रिपीट कर जाते हैं, इसलिए ये सारे प्रश्न दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उपदेशिया क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे प्रश्न हमारी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के प्रश्नों को, हमारा नया टॉपिक है, ठीक है। पहला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न देखें क्या कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है, ठीक है। चलिए सुमेल करेंगे। कह रहा दोस्तों ऑप्शन ए हमारा दाचिगम, ठीक है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखें दाचिगम हो जाएगा दोस्तों हमारा जम्मू एवं कश्मीर, ठीक है। फिर कह रहा दोस्तों पापीकोंडा, तो पापीकोंडा हो जाएगा दोस्तों हमारा किससे, इसको हम सुमेल करेंगे आंध्र प्रदेश से, ठीक है। पापीकोंडा को सुमेल करेंगे दोस्तों आंध्र प्रदेश से। सरिस्का को दोस्तों हम सुमेल करेंगे राजस्थान से, और बांदीपुर को सुमेल करेंगे दोस्तों कर्नाटक से। और सही आंसर क्या हम मार्क करेंगे, वह मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है। फिर देखें राष्ट्रीय पार्क और वह किस राज्य में स्थित है, हम सुमेल करेंगे। दाचिगम हो जाएगा दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर से, पापीकोंडा हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश से, सरिस्का हो जाएगा राजस्थान से, बांदीपुर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक से। क्या है, दाचिगम हो जाएगा जम्मू कश्मीर से, पापीकोंडा हो जाएगा आंध्र प्रदेश से, सरिस्का हो जाएगा राजस्थान से, बांदीपुर हो जाएगा कर्नाटक से। क्या है, दाचिगम हो जाएगा जम्मू कश्मीर से, पापीकोंडा हो जाएगा आंध्र प्रदेश से, सरिस्का हो जाएगा राजस्थान से, बांदीपुर हो जाएगा कर्नाटक से, ठीक है। कह रहा है दाचिगम हो जाएगा जम्मू कश्मीर से, पापीकोंडा हो जाएगा आंध्र प्रदेश से, सरिस्का हो जाएगा राजस्थान से, बांदीपुर हो जाएगा कर्नाटक से। क्या है, दाचिगम हो जाएगा जम्मू कश्मीर से, पापीकोंडा हो जाएगा आंध्र प्रदेश से, सरिस्का हो जाएगा राजस्थान से, बांदीपुर हो जाएगा कर्नाटक से, ठीक है। दाचिगम हो जाएगा जम्मू कश्मीर से, पापीकोंडा हो जाएगा आंध्र प्रदेश से, सरिस्का हो जाएगा राजस्थान से, बांदीपुर कर्नाटक से। दाचिगम जम्मू कश्मीर से, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश से, सरिस्का राजस्थान से, बांदीपुर कर्नाटक से, ठीक है। दाचिगम हो जाएगा जम्मू कश्मीर से, पापीकोंडा हो जाएगा आंध्र प्रदेश से, सरिस्का हो जाएगा राजस्थान से, बांदीपुर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक से। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। चलिए
सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करेंगे दोस्तों। कह रहा है कि खनिज, ठीक है, तो खनिज को हम सुमेल करेंगे दोस्तों समाप्त होने योग्य से, ये ठीक है। क्या है, खनिज को सुमेल करेंगे दोस्तों समाप्त होने योग्य से, ठीक है। सौर ऊर्जा को हम सुमेल करेंगे दोस्तों असमाप्त होने योग्य से, ठीक है। सौर ऊर्जा को सुमेल करेंगे असमाप्त होने योग्य से, ठीक है। बायोगैस को हम किससे सुमेल करेंगे दोस्तों, तो मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से सुमेल करेंगे बायोगैस को। और वन अपरोपण को हम सुमेल करेंगे दोस्तों वर्षा से, ठीक है। और सही आंसर हम किसको मार्क करेंगे, वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन ई, हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, ठीक है। फिर देखें, खनिज कह रहा है दोस्तों, तो खनिज हमारा समाप्त होने योग्य होता है, ठीक है। जबकि कह रहा है दोस्तों सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा दोस्तों असमाप्त होने योग्य होता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। बायोगैस हो जाएगा दोस्तों हमारा मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, और वन अपरोपण हो जाएगा दोस्तों वर्षा से, ठीक है। फिर देखिए, खनिज हो जाएगा दोस्तों हमारा समाप्त होने योग्य। क्या है, खनिज हो जाएगा दोस्तों हमारा समाप्त होने योग्य। सौर ऊर्जा हो जाएगा दोस्तों असमाप्त होने योग्य। बायोगैस हो जाएगा मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से, और वन अपरोपण हो जाएगा दोस्तों वर्षा से, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। खनिज हो जाएगा दोस्तों हमारा समाप्त होने योग्य, सौर ऊर्जा हो जाएगा असमाप्त होने योग्य, बायोगैस हो जाएगा मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, और वर्षा हो जाएगा दोस्तों वन अपरोपण से हमारा सुमेल हो जाएगा। फिर देखिए, खनिज समाप्त होने योग्य, सौर ऊर्जा असमाप्त होने योग्य, बायोगैस मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और वन अपरोपण हो जाएगा दोस्तों हमारा वर्षा से, और सही सुमेल हम करेंगे वह है ऑप्शन ए को, ठीक है। ध्यानपूर्वक याद रखें। चलिए दोस्तों, 43 नंबर प्रश्न को देखेंगे, क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल की फसल है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल की फसल है, तो याद रखें दोस्तों ऑप्शन सी जेट्रोफा। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है, तो याद रखें दोस्तों ऑप्शन सी जेट्रोफा हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल की फसल है, तो ऑप्शन सी जेट्रोफा हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है। क्या है, कह रहा है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है, तो याद रखें दोस्तों क्यू इंग्लैंड में। क्या है, ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है, तो याद रखें दोस्तों क्यू इंग्लैंड में, ठीक है। कह रहा है रॉयल वनस्पतिक उद्यान क्यू लंदन में एक गैर विभागीय सार्वजनिक निकाय है जो पर्यावरण, खाद्य और ग्रामीण मामलों के विभाग द्वारा प्रायोजित, और यह विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, जिसका नाम है दोस्तों रॉयल वनस्पतिक उद्यान। क्या है, रॉयल वनस्पति उद्यान इसका नाम है। और यह दोस्तों क्यू लंदन में एक गैर विभागीय सार्वजनिक निकाय है जो पर्यावरण, खाद्य और ग्रामीण मामलों के विभाग द्वारा प्रायोजित है, और यह विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान है। क्यू इंग्लैंड में हमारा विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान स्थित है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे के प्रश्नों को देखेंगे। कह रहा है पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। क्या है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। क्या है, कह रहा दोस्तों कि पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, तो याद रखिएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 46 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित है। केवल एक ही सुमेलित है, बाकी असुमेलित हैं। तो चलिए हम सुमेल करेंगे दोस्तों। जो सुमेलित है वह है दोस्तों हमारे हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। जो सही सुमेल है दोस्तों वह है हमारा हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। कह रहा दोस्तों पर्वत सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र, बिल्कुल गलत दिया गया है दोस्तों। जो सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र व पर्वत ना होके दोस्तों कौन है, वह है हमारे समुद्र, ठीक है। कह रहा है जो सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र व दोस्तों पर्वत दिया गया है, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र दोस्तों हमारे समुद्र होते हैं। फिर कह रहा दोस्तों जीवाणु अजैविक अवयव नहीं है। क्या है, जीवाणु जो है दोस्तों वह अजैविक अवयव नहीं है, यह भी हमारा पॉइंट गलत दिया गया है। और कह रहा है दोस्तों वर्षा ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो वर्षा होने से ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि नहीं होती है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। वर्षा होने से ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि नहीं होती है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। तो जो सही सुमेल है वह है दोस्तों केवल हमारा ऑप्शन सी, यानी कि हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र हमारा बिल्कुल सही सुमेल है। हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 47 नंबर प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए यहाँ देखें, ठीक है 47 नंबर प्रश्न देखें।
कह रहा दोस्तों चिपको आंदोलन संबंधित है, क्या है, चिपको आंदोलन संबंधित है, तो सही आंसर है वह है हमारा पादप संरक्षण से। ठीक है, क्या है, चिपको आंदोलन संबंधित है दोस्तों, तो याद रखिए हमारा ऑप्शन है पादप संरक्षण से। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा और यह भी याद रखें कि इस आंदोलन की शुरुआत प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद रावत, चंडी प्रसाद भट्ट व श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, क्या है, चिपको आंदोलन दोस्तों एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है और भारत के उत्तराखंड तब उत्तर प्रदेश में वृक्षों यानी पादपों की कटाई का विरोध करने के लिए आरंभ किया गया था। ठीक है, यह भी याद रखें कि इस आंदोलन की शुरुआत प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद रावत, चंडी प्रसाद भट्ट व श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुई थी। यह भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, कि इस आंदोलन की शुरुआत प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद रावत, चंडी प्रसाद भट्ट व श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, तो याद रखें चिपको आंदोलन संबंधित है ऑप्शन ए पादप संरक्षण से। ठीक है, अगला देखें, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, तो याद रखें दोस्तों 1972 में इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखें कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम दोस्तों पारित किया गया था तो 1972 में। ठीक है, क्या है, 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, तो याद रखें ऑप्शन सी वर्ष 1972 में। ठीक है, आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे 49 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो इस पॉइंट को याद रखें दोस्तों, क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो याद रखें 16 सितंबर को। इस पॉइंट को याद रखें। ठीक है, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन ई 16 सितंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 50वां नंबर प्रश्न देखें, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से जो संतृप्त क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो याद रखें दोस्तों पश्चिमी घाट, कई बार पूछा गया प्रश्न है, याद रखिए। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो याद रखें दोस्तों पश्चिमी घाट। क्या है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो याद रखें पश्चिमी घाट। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, तो याद रखें पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है, कह रहा है जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है, यह भी कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखिए आवासीय विनाश इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है, तो याद रखें दोस्तों आवासीय विनाश। क्या है, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है, तो याद रखें दोस्तों आवासीय विनाश यानी कि हैबिटेट लॉस, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। 52 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, तो याद रखें दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। ठीक है, क्या है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा है कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, तो याद रखें दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। ठीक है, कह रहा है जैव विविधता के अभाव में मानव जीवन क्या है, लगभग असंभव है। जैव विविधता का प्रमुख पहलू पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन करना है, जो पृथ्वी पर जीवन का एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, तो याद रखें दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, 52 नंबर है, देखेंगे 53 नंबर प्रश्न को क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है, तो याद रखें लाइकेन, कई बार पेपर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है, तो याद रखें दोस्तों लाइकेन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है, तो याद रखें ऑप्शन सी लाइकेन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है, तो याद रखें दोस्तों सौर सेल इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है, तो याद रखें दोस्तों ऑप्शन डी सौर सेल हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ। जितने प्रश्नों को हम लोग हल करते चल रहे हैं सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें, क्योंकि आगामी जो परीक्षाएं लगी हुई हैं सभी परीक्षाओं की दृष्टि से दोस्तों हमारे पूर्व वर्षों के प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलें। चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ। चलिए दोस्त यहाँ देखेंगे, अब हमारे सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी के प्रश्न स्टार्ट होंगे। कह रहा है मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है
वह है दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो याद रखें ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन ए दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 56 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। क्या है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी, तो याद रखें दोस्तों एस चंद्रशेखर ने। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एस चंद्रशेखर ने। याद रखें ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी, तो याद रखें दोस्तों एस चंद्रशेखर ने। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी, तो याद रखिएगा दोस्तों एस चंद्रशेखर ने। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा कि ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी, तो याद रखिए एस चंद्रशेखर ने। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। कह रहा है दोस्तों सीएनजी है, तो याद रखें दोस्तों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या है दोस्तों, सीएनजी क्या है, तो याद रखें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और सीएनजी दोस्तों एक रंगहीन गंधहीन गैस होती है, यह विषैली नहीं होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, सीएनजी एक रंगहीन गंधहीन गैस होती है और यह विषैली नहीं होती है दोस्तों। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, क्या है, और इसके मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं। सीएनजी के मुख्य अवयव होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा हमारा मीथेन, ईथेन और प्रोपेन। ठीक है, सीएनजी के मुख्य अवयव होते हैं दोस्तों मीथेन, ईथेन और प्रोपेन। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसका बाकी बचा हुआ जो पार्ट है दोस्तों, उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी दोस्तों हम लोगों ने प्रश्नों को हल किया है उसको आप लोग ध्यानपूर्वक रिवीजन कर लीजिएगा। और यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।